हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम साइबर क्राइम के सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा जितने भी मिसलेनियस सेक्शंस इस एक्ट के अंडर दे रखे हैं उनको भी कवर करेंगे। सेक्शन 67C इंटरमीडियरीज को इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए कहता है। इंटरमीडियरी होती है कोई भी फर्म या कंपनी जो कि दूसरों के बिहाफ पे कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करके रखती है। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं या कोई ऐसी फर्म हो सकती है जो कि आपको ऑनलाइन डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी दे रही हो, ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही हो। सेक्शन 67C कहता है कि ये सारी इंटरमीडियरीज सारी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व और रिटेन करके रखेगी ऐसी फॉर्म में जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। इस इंफॉर्मेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेट हिस्ट्री। सर्विस प्रोवाइडर्स हमारी इंटरनेट एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखते हैं और ये ज़रूरी भी हो जाता है जब आईटी एक्ट के अंडर कोई इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। अगर कोई भी इंटरमीडियरी सेक्शन 67C के प्रोविजंस का उल्लंघन करती है तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इंटरमीडियरी के जितने भी कंट्रोल करने वाले एग्जीक्यूटिव्स हैं या मैनेजर्स हैं उनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर इंटरमीडियरी के ऊपर फाइन भी लग सकता है जितना भी कोर्ट डिसाइड करे। सेक्शन 68 कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को पावर देता है ऑर्डर्स देने की। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी या सर्टिफाइंग अथॉरिटी के एम्प्लॉय को ऑर्डर दे सकता है या उनको डायरेक्ट कर सकता है कुछ मेजर्स लेने के लिए या फिर कुछ तरह की एक्टिविटीज़ पर रोक भी लगा सकता है। अगर कोई भी पर्सन कंट्रोलर के इन ऑर्डर्स का उल्लंघन करता है तो उसको हम लोग ऑफेंस मानेंगे, अपराध मानेंगे और इस केस में इस पर्सन को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 69 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को डायरेक्शंस देने के लिए कि वो एजेंसी किसी भी तरह की साइबर इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करे, साइबर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे या किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से कोई इंफॉर्मेशन ले और उस इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करे। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ तभी होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि ये ज़रूरी है इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए या फिर किसी तरह के ऑफेंस को, क्राइम को रोकने के लिए। इस सेक्शन के अंडर अगर कोई भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता है, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो उसको हम लोग ऑफेंस मानेंगे और उस पर्सन को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है या उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये जुर्माना उतना होगा जितना कि कोर्ट डिसाइड करे। सेक्शन 69A लास्ट सेक्शन के ही सर्कमस्टेंसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को या किसी इंटरमीडियरी को ऑर्डर दे सकता है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिक एक्सेस से रोकने के लिए। यानी कि हम पब्लिक एक्सेस को बंद कर रहे हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। अगर कोई इंटरमीडियरी इन ऑर्डर्स को नहीं मानती है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा और उस इंटरमीडियरी के कंट्रोल को जो अपने पास रखते हैं, जो इसके मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर इंटरमीडियरी के ऊपर फाइन लग सकता है जितना भी कोर्ट डिसाइड करे। नेक्स्ट है सेक्शन 69B। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने देश की साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करे, अपने देश के कंप्यूटर रिसोर्सेज को हैक होने से रोके, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोके और कंप्यूटर वायरस को स्प्रेड होने से रोके। और इन सब काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को ऑथराइज कर सकती है कि वो ट्रैफिक डेटा मॉनिटर करे और कलेक्ट करे। ट्रैफिक डेटा का मतलब होता है किसी भी पर्सन की इंटरनेट एक्टिविटी, उसने कौन सी वेबसाइट्स ब्राउज करी है, वो क्या एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कर रहा है। और ये ट्रैफिक डेटा हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशंस में जो इस एक्ट के अंडर करी जा रही हैं और ऐसे लोगों को पकड़ने में जो मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यानी जो हैकिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर वायरस स्प्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हमारे देश के जितने भी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू अगर कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है, क्रिएट हुई है या उसके थ्रू शेयर करी गई है या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है या स्टोर करके रखी गई है,
उस सारी इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है, उसको मॉनिटर कर सकती है और उसको अपने पास रख सकती है। और इस काम के लिए हर इंटरमीडियरी को और कंप्यूटर रिसोर्स के इंचार्जेस को सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर कोई कॉपरेट नहीं करता है तो उस पर्सन को पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, उसको हम ऑफेंस मानेंगे और इसके लिए 3 साल तक की सज़ा और फाइन भी हो सकता है, फाइन जितना भी कोर्ट डिसाइड करे। सेक्शन 70 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को प्रोटेक्टिव सिस्टम डिक्लेयर कर सकती है और अगर कोई भी पर्सन इस प्रोटेक्टिव सिस्टम को बिना परमिशन के या बिना अथॉरिटी के एक्सेस करने की कोशिश करता है, यूज़ करने की कोशिश करता है, तो उसको हम ऑफेंस मानेंगे और उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ सकती है और ये पेनल्टी है 10 साल तक की सज़ा और फाइन जितना भी कोर्ट डिसाइड करे। सेक्शन 70A सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसी नोडल एजेंसी क्रिएट करने के लिए कहता है जिसका नाम होगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और ये टीम हमारे देश की साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए नेशनल एजेंसी होगी। इसके बारे में डिटेल में हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ इतना सुन लो कि सेक्शन 70A में साइबर ऑफेंस से रिलेटेड क्या कहा गया है। इस टीम को पावर दी गई है कि ये किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता है और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर इसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है तो हम उसको ऑफेंस मानेंगे और जिसके लिए 1 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 71 कहता है कि कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंट्रोलर से लाइसेंस लेते वक्त या कोई भी सब्सक्राइबर सर्टिफाइंग अथॉरिटी से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेते वक्त कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाता है तो हम उसको ऑफेंस मानेंगे जो कि पनिशेबल होगा। इसके लिए 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 72 प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात करता है। ये सेक्शन कहता है कि हमारे एक्ट के अंडर कुछ लोगों को पावर दी गई है दूसरे लोगों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की। अब अगर ये लोग इस इंफॉर्मेशन को बिना कंसर्न्ड पर्सन की परमिशन के किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो हम उसको ऑफेंस मानेंगे, अपराध मानेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक इन्वेस्टिगेटर है जो इस एक्ट के अंडर किसी कॉन्ट्रावेंशन की ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पर्सन ए के कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन चेक करता है। अगर ये इन्वेस्टिगेटर किसी को भी ये इंफॉर्मेशन पर्सन ए के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करता है तो हम उसको ऑफेंस मानेंगे और ये इन्वेस्टिगेटर पर्सनली लाइबल होगा और इसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या इसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 72 में हमने कहा था कि इस एक्ट के अंडर अगर किसी पर्सन को दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है तो उस पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी, वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो उसे हम ऑफेंस मानेंगे। लेकिन उस केस में दोनों पार्टीज़ के बीच में किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, दोनों के बीच में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट नहीं थी। जिन केसेस में दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम डील करते हैं सेक्शन 72A के अंडर। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त उस पर्सन को कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन ये पर्सन किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ये अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है या दूसरों के नुकसान के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक पर्सन है ए जो काम करता है XYZ लिमिटेड में। XYZ लिमिटेड और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें लिखा गया होगा कि ए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इस कंपनी को और जब भी ए ये कंपनी छोड़कर जाएगा तो उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान जितने भी ट्रेड सीक्रेट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन XYZ लिमिटेड के बारे में एक्सेस करी है उसको वो शेयर नहीं कर सकता है कॉम्पिटिटर के साथ। अब दोनों के बीच में एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो ये कंपनी छोड़कर चला जाता है और वो काम करने लग जाता है एक कॉम्पिटिटर के साथ
और उस कॉम्पिटिटर को XYZ लिमिटेड के सारे ट्रेड सीक्रेट्स बता देता है, तो इस केस में ए गिल्टी होगा और उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर उसको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 73 फ्रॉडुलेंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज़ करेगा या पब्लिश करेगा, ये जानते हुए कि उस सर्टिफिकेट के ऊपर जिस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का नाम लिखा गया है, उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट इशू ही नहीं किया है, यानी ये नकली सर्टिफिकेट है। या फिर कोई भी पर्सन अगर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज़ करता है या पब्लिश करता है, ये जानते हुए कि उस सर्टिफिकेट के ऊपर जिस सब्सक्राइबर का नाम है, उस सब्सक्राइबर ने उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, यानी वो चालू ही नहीं हुआ है अभी तक। या फिर कोई भी पर्सन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस्तेमाल करता है या पब्लिश करता है जो कि सस्पेंड हो चुका है या रिवोक कर लिया गया है। अगर कोई भी पर्सन इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट यूज़ करेगा तो उसको हम ऑफेंस मानेंगे, और इसके लिए 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 74 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्रिएट करता है या पब्लिश करता है या किसी के साथ भी शेयर करता है, ये जानते हुए कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फ्रॉड के लिए या गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको हम ऑफेंस मानेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, उसने अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया पर्सन बी को, ये जानते हुए कि बी इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए करेगा या फिर किसी भी अनलॉफुल पर्पस के लिए करेगा, गैर कानूनी काम के लिए करेगा। इस केस में ए को सज़ा हो सकती है 2 साल तक की, या फिर उसको जुर्माना हो सकता है 1 लाख रुपए तक का, या दोनों हो सकते हैं। अभी तक हमने जो ये 21 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये सारे थे साइबर ऑफेंसेस से रिलेटेड। अगर आपसे एग्ज़ाम में साइबर क्राइम या ऑफेंसेस पूछा जाता है तो आप इन 21 पॉइंट्स को लिखोगे। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की नेशनल नोडल एजेंसी की, जो कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करती है, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सेक्शन 70B कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी अपॉइंट करेगी जिसको हम कहेंगे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इस एजेंसी के काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट करेगी, और इसके अंडर कुछ ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ भी अपॉइंट करेगी, और इन सब लोगों की सैलरीज और अलाउंसेस कितने होंगे और किस तरह से होंगे, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब बात करते हैं इस एजेंसी के मेजर फंक्शंस की। हम जानते हैं कि ये हमारी कंट्री की साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करती है, तो इसका सबसे पहला फंक्शन तो हो जाएगा कि हमारी कंट्री में जितने भी साइबर इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लोग जूम ऐप का इस्तेमाल करने लग गए, मीटिंग्स के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल करने लगे। तो हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने क्या किया, उसने इस ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू करी और उसको एनालाइज किया, और उनको पता चला कि ये सेफ नहीं है, इसके थ्रू हैकिंग भी हो सकती है, तो उन्होंने लोगों को अलर्ट कर दिया, जो इसका दूसरा फंक्शन है। जितने भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हमारी कंट्री में हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये फोरकास्ट भी करेगी और अलर्ट्स भी जारी करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी कंट्री में जितने साइबर इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके रिस्पॉन्स में जो एक्टिविटीज़ करी जाएंगी उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी। और ये एजेंसी हमारी साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए एडवाइजरीज भी जारी करेगी, गाइडलाइंस भी जारी करेगी, और बेसिकली हमारे साइबर स्पेस को सेफ और सिक्योर बनाकर रखने के लिए प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस के बारे में भी लोगों को बताएगी। और लास्टली ये एजेंसी उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब करे। सेक्शन 70B का ये पॉइंट हमने कुछ स्लाइड्स पहले भी डिस्कस किया था साइबर ऑफेंसेस के अंडर। ये पार्ट कहता है कि हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से या किसी इंटरमीडिएरी से इंफॉर्मेशन मांग सकती है,
और अगर कोई भी पर्सन इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारी एजेंसी को प्रोवाइड नहीं करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा और उसके लिए 1 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस एक्ट के कुछ मिसलेनियस सेक्शंस के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है, बहुत ब्रीफ में इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 75 कहता है अगर कोई अपराध या कॉन्ट्रावेंशन इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन उस अपराध या कॉन्ट्रावेंशन को करने के लिए एक कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल हुआ है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो उस केस में इस एक्ट के प्रोविजंस उस ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन पर भी लागू होंगे। इसके बाद सेक्शन 76 कहता है कि इस एक्ट के अंडर अगर कोई अपराध हुआ है या कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो उस अपराध और कॉन्ट्रावेंशन को करने के लिए जितने भी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, भले ही वो कंप्यूटर हो, किसी तरह की सीडी हो, पेन ड्राइव हो, उन सारे डिवाइसेस को कन्फिस्केट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। सेक्शन 77 कहता है कि अगर इस एक्ट के अंडर कोई कंपनसेशन दी गई है या पेनल्टी किसी के ऊपर लगाई गई है, किसी को सजा हुई है या फिर उसने फाइन पे किया है, तो ये कंपनसेशन और पेनल्टी दूसरे किसी भी एक्ट की कंपनसेशन और पेनल्टी को प्रभावित नहीं करेगी। सेक्शन 77A बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की। ऑफेंसेस को कंपाउंड करने का मतलब होता है, मान लो एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसको एक एक्ट के अंडर सजा हुई 2 साल की और दूसरे किसी एक्ट के अंडर उसको सजा हो रही है 1 साल की, तो दोनों को कंपाउंड कर लिया जाएगा तो उसको सिर्फ 2 साल की सजा होगी, 3 की नहीं होगी। सेक्शन 77A इसी कंपाउंडिंग के बारे में बात करता है। ये कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर अपराधों को हम कंपाउंड कर सकते हैं अगर उसकी सजा है 3 साल तक की। इसके अलावा कोई कंपाउंडिंग नहीं करी जाएगी अगर पनिशमेंट एनहांस करी गई है यानी बढ़ाई गई है या फिर ऑफेंस किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ किया गया है या किसी वुमेन के खिलाफ किया गया है। सेक्शन 77B कहता है कि इस एक्ट के अंडर जितने भी ऑफेंसेस हैं जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा की है वो सारे कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि पुलिस ऑफिसर्स बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं जिनकी इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की है वो सारे बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, यानी उनके खिलाफ बेल दी जा सकती है। सेक्शन 78 कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर इस एक्ट के अंडर अपराधों की इन्वेस्टिगेशन करेगा उसकी रैंक इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की ही होनी चाहिए। सेक्शन 79 कहता है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो गवर्नमेंट को या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन देता है, इसकी अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन अगर देता है तो उस इंफॉर्मेशन का अगर इस्तेमाल किसी कॉन्ट्रावेंशन या अपराध के लिए किया गया है तो उसके लिए नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर वो ये बात साबित कर दे कि उसको कोई नॉलेज नहीं थी कि कोई ऑफेंस या कॉन्ट्रावेंशन किया जा रहा है और उसने हर संभव कोशिश करी है ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन को रोकने के लिए। सेक्शन 80 कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का या कोई भी दूसरा ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है वो एक पब्लिक प्लेस में जाकर सर्च कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, अगर उस ऑफिसर को रीजनेबल सस्पिशन है कि कोई ऑफेंस किया गया है या कोई ऑफेंस होने वाला है। सेक्शन 85 कहता है कि जहां पर भी ऑफेंस या कॉन्ट्रावेंशन एक कंपनी ने किया है तो जितने भी लोग उस कंपनी को कंट्रोल करते हैं, उस कंपनी के इंचार्ज में हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी अनलेस कोई भी पर्सन ये प्रूव कर दे कि कॉन्ट्रावेंशन या ऑफेंस हुआ था, उसकी नॉलेज उसको नहीं थी। लास्टली सेक्शन 88 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी कमेटी बनाएगी जिसको हम कहेंगे साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, और इस कमेटी का काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एडवाइजरी जारी करना, उनको हेल्प करना इस एक्ट के अंडर रेगुलेशंस और रूल्स बनाने के लिए। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर लो। सबसे पहले ई गवर्नेंस। अगर आपसे क्वेश्चन में ई गवर्नेंस के बारे में पूछा जाता है तो आप सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 9 के बारे में लिखोगे। इसके बाद कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसके फंक्शन और इशू ऑफ लाइसेंस, सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 25 तक।
इसमें सेक्शन 19 और 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट इशू कैसे किया जाता है, और ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 42 तक। कॉन्ट्रावेंशंस जो हमने सेक्शन 43 में डिस्कस किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल सेक्शन 48 से लेके 58 तक, इसमें सेक्शन 57 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल में सेक्शन 52 से लेकर सेक्शन 56 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लेना उसको। इसके बाद साइबर ऑफेंसेस जो हमने 21 पॉइंट्स डिस्कस किए थे सेक्शन 65 से लेकर सेक्शन 74 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट नोट आ सकता है, तो उसमें आप सेक्शन 70A और सेक्शन 70B के बारे में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।